ऑन कर दिया, देखो हो गया ना। हाँ ओके, सो लेट्स राइट क्वेश्चंस. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. समटाइम्स ये भी देखा करो कि कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं. क्वेश्चंस ऑब्लिक इश्यूज विच वी शुड नो. नंबर 1, discuss post Cold War India dash Russia, India Russia relations in light of changing world order. Changing world order, full stop. Also discuss the impact of Ukraine war, means Russia-Ukraine war, on bilateral relations. On bilateral relations. ठीक है. Second question. Russia has emerged the most important pillar for the quest of strategic autonomy, in Indian foreign policy. Analyze. ठीक है. Next, lack of economic connectivity. Is considered weakness in India-Russia relations. Full stop. Do you think that INSTC International North-South Transport Corridor, INSTC International North-South Transport Corridor can uplift the relationship. ठीक है. एंड द लास्ट में बी रशिया पाकिस्तान चाइना, RPC, रशिया पाकिस्तान चाइना may emerge as group against Quad strategy. Full stop. What steps India should take in the light of new Cold War between Russia and West meaning US. Right.
सो ये एक ही तरह के सारे क्वेश्चंस हैं ना, मीन्स इफ यू आर अवेयर देन यू नो दैट ऑलमोस्ट 70% कंटेंट विल रिमेन सेम इन ईच एंड एवरी आंसर. कंटेंट 60-70% एक ही रहता है. मोर और लेस इंट्रो, कंक्लूजन एंड हाउ यू मेक अ फ्लो इन योर आंसर, दैट विल कीप चेंजिंग एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. Otherwise, basic points are almost remaining the same. And what are those basic points? Number one, that Russians' relations with India today is not the same as it was during Cold War period. पहला. अब इस बात को अगर क्यों, कैसे, कहाँ समझ लिए तो समझ लो 2-3 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व हो गए. It is not the same of that is Cold War period. But why, when, how and consequences. This will solve first 2 questions largely. If we understand this thing, कि क्या हमने जान के ख़त्म करा या कम करा, या फिर as we know in IR कि बहुत सारी चीज़ें आपके विश पे डिपेंड नहीं होती हैं. External factors are very powerful sometimes to push you to have the relation or not to have the relation, because it is not only you who decide. समाज, दुनिया, IR बहुत बड़ा फैक्टर है कि रिश्ता कैसा होगा. तो पहला स्टेटमेंट और पहला चैप्टर या पहली किताब इस बात पे हंड्रेड्स ऑफ हैं कि हाउ इंडिया रशिया रिलेशन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम कोल्ड वॉर टू पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड. ये पहला एक बड़ा स्टडी है इंडिया रशिया रिलेशंस के अंदर जाने पे. ठीक है. सेकंड है, डू यू थिंक या फिर न्यू कोल्ड वॉर क्या होता है, और क्या न्यू कोल्ड वॉर ओल्ड कोल्ड वॉर सिमिलर हैं, सेम हैं और सेम कंसिक्वेंसेस देंगे. बिकॉज 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, देन केम रशिया एज द सक्सेसर स्टेट. तो तब से लेके और 2004-5 तक कोई बड़ी दिक्कत अमेरिका और रूस में नहीं हुई थी. इसका मतलब ये नहीं था कि पुरानी दिक्कतें खत्म हो गई थी. द ओनली मीनिंग ऑफ दिस वॉज कि रशिया वॉज नॉट स्ट्रांग इनफ टू एक्चुअली चैलेंज द डिजाइन ऑफ अमेरिका, which always Russians thought and they think and they will continue to think in the future is anti-Russia. अब हम इंडियन हैं, हम रशियंस की इस सोच को गलत नहीं मानेंगे. नेवर बिलीव दैट पुतिन इज रॉन्ग एंड ट्रंप वाज राइट और बिडेन इज राइट. नो. IR में ओनली थिंग मैटर्स इज इंटरेस्ट, एंड व्हेन अमेरिकन्स हैव फुल कैपेबिलिटी or intention to protect their interest, then naturally what will happen? Russians can also be totally justified and excused in protecting their own national interest. तब ये कहना कि शराफत की उम्मीद करें, हमने पहले ही दिन बात करी थी IR की क्लास में कि यहाँ पे कोई शराफत नहीं होती. It's only about what is your interest. Second, how much your capability, and third, what cost you are ready to pay to fulfill your interest. 3 चीज. मेरा इंटरेस्ट कुछ होगा, कैपेबिलिटी भी होगी, लेकिन थर्ड फैक्टर अगर नहीं है, पे द कॉस्ट. हर चीज की कीमत होती है दुनिया में, कुछ भी फ्री में नहीं आता. जो भी करोगे उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, अच्छे या बुरे. अगर आप सोचते हो तो गौतम बुद्ध ने बोला था, नो कर्मा गोज अनपेड. हर कर्म का, हर कार्य का परिणाम होता ही होता है. तो इफ यू थिंक यू आर डूइंग समथिंग एंड नो रिजल्ट विल कम, दिस इज नॉट द केस. रिजल्ट विल कम डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा एज वेल एज द मेनी थिंग्स सराउंडिंग योर कर्मा. यानी कि आप, रशियंस ने सोचा यूक्रेन पे अटैक करें क्योंकि उनके नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से इट इज वेरी नेचुरल फॉर रशियंस टू थिंक कि सम मोर एरियाज फ्रॉम यूक्रेन दे शुड ऑक्यूपाई. व्हाई? मल्टीपल इंटरेस्ट विल बी फुलफिल्ड.
And with Putin on power and thinking that he will not remain on power for more years, so it precipitated the situation. And Ukrainian applying formally for NATO membership actually gave Putin a justification for attack. Justification for attack. Right? So if Ukrainians would have waited for 2-3 more years and Putin would have died or have left the office, whatever, then maybe the response which Russians are giving under Putin will not have remained the same. When leader changes, response also changes. See the response of Trump and Biden? Though it is the same America, same president with same power. But what matters is personality and ideology. So Putin is a very hard-headed, ultra realist politician. And his risk-taking capacity is very high. Very high. Therefore, taking problems or disputes with Mr. Putin, those who are neighbors like Ukraine, is definitely not said to be a very rational idea. Very rational idea. And so Ukrainians are biggest sufferers in the war. Lakhs of them have been displaced, thousands killed, and 15 to 10% of the buildings and roads and bridges destroyed of entire Ukraine. And total reconstruction cost after war, if it ends today, can be more than $1 trillion. And naturally, $1 trillion कमा के फिर से बिल्डिंग बनाने में यूक्रेन को decades लगेंगे. Decades लगेंगे. So the biggest sufferer, losers of the war, whatever the Russians versus Americans are going on, will be always the people of Ukraine. एक चीज हमेशा समझ में आनी चाहिए कि जिस लैंड पे वॉर होता है वहां के लोग बिगेस्ट सफरर होते हैं. रीजन क्या है, कॉज क्या है, डजंट मैटर. So the land where war is going on will always be having the biggest setback for their future. For their future. So this is how the whole thing is. So this new Cold War between Russians and Americans same as old Cold War. And whatever it is, अब पहले की तरह तो नहीं है क्योंकि रशिया उतना पावरफुल नहीं है. अच्छा, अमेरिका भी अब उतना पावरफुल नहीं है, ये भी बात है. Because ignoring China is not possible now. Ignoring China is not possible now. So Cold War की तरह अब ये bipolar world नहीं है. कौन सा polar world है पता नहीं. We don't know what kind of polarity the world is having. But one thing is clear, that Russians are no more superpower. And Chinese cannot be relegated to any non-superpower area. We have Quad, we have so many things with Americans going on. But putting all your eggs in one basket is not a very good strategy. और हम एक चीज़ और हमने बार बार की, ये क्यों होता है, क्योंकि we are big country and we can't be totally a junior partner of any country in this world. कभी हो ही नहीं सकते और कभी होना भी नहीं. Because given our population, ancient civilization, the value system which India follows, it is totally unacceptable that US or Russia or any power thinks that they can actually transform India as their junior partner. नहीं हो सकता. जापान छोटा है तो अमेरिकन्स की जरूरत ज़्यादा होगी, हमको भी है, लेकिन हम इतने डरे और मजबूर नहीं हैं. All the bad times we have seen without Americans, Cold War period. And when India survived from 50s, 60s and 70s, so there is no reason why India should be unnecessarily worrying about going only with the US and forgetting traditional friends. Just imagine how natural it is to make a group of Russia, China and Pakistan.
मतलब नेक्स्ट स्टेप है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस तीनों नेताओं को एक साथ आके एक एग्रीमेंट कर लेना है एंड एवरीथिंग एल्स इज इन प्लेस. स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ इस ग्रुपिंग के फेवर में है आज की डेट में. सो इट इज अप टू इंडियन डिप्लोमेसी to persuade Russians and communicate with them sufficiently that any such kind of thing must not happen. So jumping into the friendship with US should always be equally cautious. और जो इंडिया का स्टैंड ऑफिशियली है वो बिल्कुल यही है, बट वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट दैट a friendship with America is not at the cost of friendship with Russia, of course. So these two independent things are there, and if Americans are trying to pressurize India not to have relations with Russians, then definitely आसान इंडिया के लिए भी नहीं है. But then India with WTO 193, total countries are more than 210. So Chinese have opened embassy / consulates whatever in more than 200 countries and principalities of the world. Second is Americans, 140. India is still far behind. So until you open embassies, spend more money on staff and more power to ambassadors to engage with the president or PM of those countries, it will definitely not be possible. But since we are a democratic country, a parliamentary accountability in budgeting and all is very important. So our ambassadors cannot have the same financial power which a Chinese ambassador, because they don't have any kind of accountability. Their loyalty is not towards the parliament or the country, but more towards Xi Jinping, because that's the way the communist system works, that supreme leader or the leader is the only person who controls everything. तो कितना पैसा लगेगा सिर्फ Xi Jinping के ऊपर डिपेंड करता है. वहां किसी से पूछना, बताना, कमेटी सिस्टम, कट मोशन, ऐसा कुछ नहीं होता. नो कॉन्फिडेंस मोशन, criticism in newspaper, opposition doing protest on the roads, no, nothing. And that's why I said in the last Nepal wala class that Chinese ambassador in Nepal, she has billions of dollars at her disposal. One ambassador is given a free purse to pursue Chinese foreign policy in Nepal. So not only actually paying to whichever party and leader is required, paying means you can say bribery, which is very important part in the foreign policy conduct. ठीक है, फ्री में कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा रूल है लाइफ का. And she organizes the big parties, every day inviting somebody or the other. And millions of dollars Chinese ambassador has spent in Nepal only in organizing parties, meeting people, asking them to do X, Y or Z. And therefore the situation has come that the experts are saying that Chinese ambassador is the virtual prime minister of Nepal. अब ये यार एक दिन में तो नहीं होगा. अच्छा, बिना पैसे के तो बिल्कुल नहीं होगा. But that kind of situation you can't expect in India. Even Indian ambassadors to big countries like US, they have a huge limitation of their financial discretion. Whatever money is given to the American embassy, Indian embassy in Washington DC, everything is audited, accounted, So limitation to rahegi yaar. Limitation to rahegi. But whatever it is, this is the one example I gave that India also needs to increase its diplomatic budget, which in last पिछले साल before COVID basically, India opened 17 new embassies. 17.
but still it is far behind China and far behind US. Far behind US. So ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है. रशियंस हमें क्या क्या दे सकते हैं और दे रहे हैं, बिकॉज इफ वी नो दिस देन वी विल नो हाउ रशियंस विल फुलफिल आवर नेशनल इंटरेस्ट. Because if your friend is capable, only they will fulfill your interest. Then we need to find out the dimensions of capability of Russians. Because if they are not capable, what help they will give? Only moral help. A weak and powerless friend can give you moral help. रोने के लिए कंधा दे सकता है लेकिन कोई सहायता नहीं कर सकता. And we don't need shoulders to cry, ना. क्योंकि जिसको रोने के लिए कंधे की जरूरत पड़ गई उसका तो काम उसी दिन खत्म हो गया. You lost your power position the moment you cried on the shoulders of someone else. That's done. तो फिर हम तो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी से वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, मैं रोता हूं तो वो मना लेता है. अब सोचो, एक रो रहा है दूसरा मना रहा है, दोनों की स्थिति क्या है भगवान ही जाने. एक के पास इतना टाइम है कि वो रोए और दूसरे के पास उतना टाइम है कि वो मनाए, एंड बोथ आर हैप्पी आफ्टर दैट. नो, इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ को ड्रेन में डालें, कोई दिक्कत नहीं है. आईआर में ऐसा नहीं होता. वी डोंट वांट अ क्राइंग क्रिंजिंग फ्रेंड. द फ्रेंड हु क्राइज इज नॉट रिक्वायर्ड इन लाइफ. नॉट रिक्वायर्ड इन लाइफ. इसकी लाइफ में रोज परेशानी हो और रोज बैठो मेरी प्रॉब्लम सुनो. क्यों सुने बे? नहीं, दोस्त हो तो सुनना पड़ेगा. वो नहीं चाहिए दोस्ती तेरी. I don't have time to listen to your problems. अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, और नहीं तो किसी कोई अपने जैसा पकड़ लो और दोनों गले लग के रो दिन भर. मेरे पास टाइम. सो IR में दिस इज नॉट देयर. दैट्स व्हाट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. सो वी डोंट नीड समवन. अब हम 65 वॉर में, 47-48 वॉर में, फूड क्राइसिस में, कारगिल वॉर में, these were death of Nehru, death of Shastri, Tashkent agreement, these were the toughest moment in India's political history after independence. But still India made the composer not to totally jump into the lap of some big power and ask for, please help me now, rescue me, nothing can be done. Of course nothing can be done, but still we can't cry. एक ही चीज तो अलाउड नहीं है, रोना धोना और दूसरे के सामने अपनी सारी परेशानी व्यक्त करना. दैट्स नॉट टोटली एक्सेप्टेबल इन IR. और फिर से 140 करोड़ लोगों का देश रोने के लिए नहीं बना है. We are not some small island country of 35 lakh population. Those who have survival threat or something like that. So even if the half of the world population dies, there is a greater chance that Indian will survive in a huge number. Even if the half of world population dies. Even if the 70% of Indian population dies tomorrow, how many crores will live? 30% will live. 30% is actually 35 crore, which will still be the second most populous country after China. अगर 70 करोड़ लोग कल के कर मर जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 2-4 के मरने की बात क्यों करना? कि एक्सीडेंट में 1 लाख लोग मर गए, अनफॉर्चुनेट, नहीं मरने चाहिए. कश्मीर में हर साल 30 से 40 मिलिट्री जवान मारे जाते, ज्यादा नहीं, इतना ही. 30-40 एवरी ईयर. इज इट दैट बिग? जस्ट इमेजिन, 5 लाख बच्चे तो हमारे यहाँ मर जाते हैं पैदा होते ही. उसमें से 40-50 बचा लेंगे यार, फिर सैनिक हमको आ जाएंगे.
ऐसे सोचते हैं प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में. सो इंडिया हैज अ ह्यूज डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड देयरफॉर चाइनीज माउथ से तुम कहा करते थे कि मुझे वॉर करने में कोई दिक्कत नहीं है. इफ यू वांट टू फाइट ए वॉर, कम एंड फाइट. वांट ए न्यूक्लियर वेपन टू ड्रॉप ऑन चाइना, प्लीज ड्रॉप इट, बिकॉज इवन हाफ ऑफ चाइनीज विल डाई, still we will have the most populous country on the world or second most populous of the world. So we don't care. और माउथ से तुम स्ट्रिक्टली बिलीव लाइक हिटलर कि वैसे भी यूजलेस लोग हमारी सोसाइटी में जो बोझ बन के जी रहे हैं, जितनी जल्दी मर जाए उतना अच्छा है. सो ही हैड अ वेरी क्लियर आइडिया कि कुछ लोग इस धरती पे बोझ हैं, उनके रहने ना रहने से इस सोसाइटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड nobody is so important that the country cannot run without them. Country cannot run without them. So that's what is the very realistic analysis of how the things should place. तो रशियंस हमें क्या दे सकते हैं, क्या दिया है? सबसे पहले ऑफ कोर्स एनर्जी. और एनर्जी मीन्स टू थिंग्स, न्यूक्लियर एनर्जी एंड सेकेंड इज ऑयल एंड नेचुरल गैस. और इन दोनों एरियाज में हमारा रशियंस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप. राइट. फॉर एग्जाम्पल, रशियंस आर द फाउंडर ऑफ, यू कैन से, न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया इन द लास्ट 20-25 ईयर्स. जब पूरी दुनिया ने बैन लगाया कि अमेरिका अब इंडिया में कोई न्यूक्लियर कोऑपरेशन नहीं होगा, एंड व्हेन पुतिन वाज अ यंग पुतिन, नॉट वेरी यंग बट यू कैन से यंग, a young Putin was appointed as the president in 2000. Late 1999, Putin became president of Russia. Putin became, and he came to India and he signed a strategic partnership agreement with India. Strategic, France ने 98 में किया था. The second strategic partnership agreement was signed between Russians and Indians. और इम्पोर्टेंट क्या था, बोला कि भाई हम तेरे को न्यूक्लियर रिएक्टर देंगे, लगाएंगे, जितना पैसा होता है ऑफ कोर्स आई विल टेक. एंड देन दे मेड एग्रीमेंट ऑन मेनी न्यू रिएक्टर्स, एंड दे हैव आफ्टर दैट एस्टैब्लिश्ड 2 न्यू रिएक्टर्स जो कि चालू हो चुका है, कंस्ट्रक्टिंग 2 रिएक्टर्स जो कि 2-4 साल में चालू हो जाएगा. And there is a plan to establish more than 25 new reactors. They will establish in India in the next 15 to 20 years. So Russians again, or you can say single-handedly, are driving India's diversification of energy basket. Because इंडिया के इतने पॉपुलेशन में आप जानते हैं कि बिजली और बाकी चीज़ों की बहुत आवश्यकता है. इंडियंस आर नाउ लर्निंग हाउ टू लिव. मोर एंड मोर पॉपुलेशन इज एक्चुअली यूजिंग कूलर, AC. मोर एंड मोर एनर्जी पर डे you are using is increasing, and hence amount India will require energy in next 15, 20, 25 years is huge. Means it should be at least 5 times more than what we are producing today in next 20 years. आज के 5 गुना, आज ही इतना बिजली बनाने में दिक्कत है तो 25 साल में 5 टाइम्स कैसे करोगे? कागज पे सोच के डर लगता है, रियलिटी में तो पता नहीं क्या होगा. Why? Because massive population of India. Massive population of India. So one logical commonsensical rule is clear. We should have all types of energy sources. Good, bad, right, wrong बाद में देखा जाएगा. But we should have all types of energy sources. So nuclear energy या nuclear electricity, बहुत सारे देश इसको हटा चुके हैं क्योंकि रिस्की है. बिकॉज न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है चेरनोबिल जैसे, तो कब बहुत लोग मारे जाते हैं. एंड वी हैव द हिस्ट्री ऑफ भोपाल डिजास्टर कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है तो कितने लोग मरते हैं. बट स्टिल इंडिया कांट स्टॉप इट्स न्यूक्लियर क्वेस्ट.
And so Russians are most important. Kudankulam reactors, Kalpakkam, Chennai, and so they are actually doing all these things. Kudankulam में, Tamil Nadu. Second is तेल. जानते ही हो अभी तो यूक्रेन के बाद फिर हमने तेल खरीदा. When whole world was opposing Russians, Indian S. Jaishankar went और उन्होंने क्या करा, सब्सिडी में सेल लगी थी तेल की, तो some purchase discounted oil he purchased. So Russians are not the very important, but a significant supplier of oil and natural gas to India. बड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि दूर बहुत है, far away, and bringing oil tanker or gas tanker from Russians is very expensive, and this is how the whole thing becomes quite challenging. But they give sufficient oil, और oil दे चाहे ना दे, they can, and who can must not be totally sidelined, because you never know what will happen tomorrow. What if the Middle East stops supplying oil to India because of some reason? Then you have to have certain countries who will be providing oil to you. So non-Middle East oil sources are not only energy important for India, but national security important for India. क्योंकि ऑयल जैसा सोर्स एक ही 2-4 देश से लेना, जो कि सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, मजबूरी होनी चाहिए, चॉइस नहीं. It should not be your choice and strategy. Though it is compulsion, we can't have any other option as such. So non-Middle East countries who are oil suppliers must be given some contract, even if that oil coming to India becomes very expensive in comparison to Middle East oil due to transportation cost. Like Venezuela. Just imagine Venezuela कहाँ है. Then Nigeria, West Coast Africa में. America है, Russians हैं. So these are non-Middle East countries. They can provide any amount of oil and crude and natural gas if you want, but yes, transportation is the issue. Transportation is the. So दो में है, and Russians have purchased SR oil company in India. SR के पेट्रोल पंप होते हैं ना, तो SR was Indian company. 6 years back they purchased SR oil with $13 billion. तो more than $20 billion रशियन कंपनीज ने इंडिया के ऑयल मार्केट में इन्वेस्ट किया है, एंड मोर देन दैट अमाउंट वी हैव इन्वेस्टेड इन रशियंस. सो वहाँ का जो ऑयल प्रोड्यूसिंग वेल्स हैं, एरियाज हैं, इंडिया का ONGC विदेश लिमिटेड has a significant stake in more than one oil fields of Russian, Sakhalin 1, 2 and 3. इन तीनों में हमारा स्टेक है, स्टार्टिंग विद Sakhalin 1 in 2001 with 20% स्टेक. 20% स्टेक. तो इससे क्या होता है कि दोनों को पता है कि हमारा पैसा एक दूसरे में लगा है. कॉन्फिडेंस जनरेट होता है ना, कॉन्फिडेंस जनरेट होता है. So therefore this is very much a necessity that India continues its energy partnership with Russians. Second is space, अंतरिक्ष सहयोग. And राकेश शर्मा को भेजने वाले रशियंस हैं. But not only that, majority of the technology or the latest thing which India learns for the space basically comes from Russians. हमारा पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट भी वही छोड़े थे. तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, प्रपोज्ड मंगलयान, all these things are totally in collaboration with them. Other than this, we started using their GLONASS GPS system है रशियन का. GPS तो अमेरिका का है, and GLONASS is the GPS of Russians. India does not have its own GPS right now because of technical. We have partial GPS, regional GPS, but not global GPS. Because for global GPS you need to have at least 24 satellites, and we have regional for South Asia. So we use the GLONASS. When GPS अमेरिका के साथ उतना हमारा अब तो GPS गूगल के चलते, फोन कंपनियों के चलते सबके पास आ गया ना.
But when you need a military technology in GPS, it has to be more precise than what your Google gives. And so still it is very challenging that which positioning system, satellite positioning system, Indian civil aviation, Indian aero military aviation, all these people will use, because we need more accurate mapping of the world in all these positioning systems. So GLONASS, India uses, government of India uses, Russians provide the services for that. Russians provide services for that. Right. तो स्पेस में भी सफिशिएंट एंड जितने भी ये से हमारे पास आप साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे आगे जाके, दैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड वी हैव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. All the satellites are generally divided into two categories, communication and remote sensing. Remote sensing माने फोटो खींचना. सिंपल बात समझो, रिमोट सेंसिंग, रिमोट माने दूर से, सेंस माने फोटो खींचना. So remote sensing satellites are always somewhere around 350 kilometers above Earth. ये 150 किलोमीटर आगे पीछे होता रहता है. That is the general orbital thing for the all remote sensing satellites. But for communication satellites, you need to put your satellite in 36,000 kilometers orbit. Geostationary, many of you must be knowing. प्रॉब्लम IRS में नहीं है. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को वहां तक भेजने की सफिशिएंट टेक्नोलॉजी इंडिया ने पहले डेवलप कर ली थी, बिकॉज देयर यू डोंट नीड मच डिस्टेंस, मच फ्यूल इन द रॉकेट एंड मच टेक्नोलॉजी. सो इंडिया इज सुपर पावर इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एंड आवर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV इज द वर्ल्ड्स बेस्ट रिमोट सेंसिंग मीन्स लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं LEO. तो LEO में सैटेलाइट भेजने का दुनिया का बेस्ट रॉकेट है. एंड देयरफॉर इंडिया पूरी दुनिया का ही सैटेलाइट भेजता रहता है. कभी भी भेजेगा तुम सुनोगे अमेरिका के 6 भेज दिया, इटली के 3 भेज दिया. बिकॉज नाउ व्हेन इंडिया हैज स्पेशलाइज्ड इनटू इट, क्यों नासा अपना पैसा बर्बाद करे LEO में? उनको तो मंगल पे जाना है, तो LEO तो बहुत पहले छोड़ चुके हैं पीछे वो. ठीक है. सो कम्युनिकेशन वाले में दिक्कत है. दैट सैटेलाइट इज कॉल्ड GSLV. सो उसके लिए फिर लगता है टेक्नोलॉजी, एंड द की कंपोनेंट विच रशियंस प्रोवाइडेड इज क्रायोजेनिक इंजन, बिकॉज विदाउट क्रायोजेनिक यू कैन नॉट. सिमिलरली इफ वी कम टू थर्ड एरिया, डिफेंस. अगला एरिया है एनर्जी के बाद, स्पेस के बाद डिफेंस. इसमें तो पूछना ही नहीं कि इंडिया रशिया लाइक ट्विंस. एंड इफ वी सी द हिस्ट्री, आवर 1965 वॉर, 1971 वॉर, और एनी वॉर विच इंडिया हैड फॉट, it is based majorly on Russian equipments. ठीक है. And if we take the list of the Russian weapons in Indian Army, Air Force, Navy, किताब भर जाएगी, क्योंकि इतने चीजें हैं. Sukhoi, MiG and all these things, BrahMos, of course, Arjun tank, everything. So S-400 missiles, are coming. So बहुत सारी चीजें हैं. लेट्स नॉट गो इनटू द लिस्ट ऑफ हाउ मेनी थिंग्स वी हैव, बट देयर आर 2-3 इश्यूज इन दैट. नंबर 1, रशियन वेपन्स व्हाटएवर दे आर नॉट एज सोफिस्टिकेटेड एज अमेरिकन वेपन्स. यानी कि अमेरिका और यूरोप वाले जो वेपन हैं वो और प्रिसाइज है, सटीक है हर चीज में. बट अगेन द प्रॉब्लम इज दैट रशियन वेपन्स are not that kind of precise in comparison to Americans, लेकिन इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, बहुत ही कम है. It's like a Maruti car, can so which any mechanic can make. So that's how the Russian weapon का अपना एडवांटेज है. हैवी है, स्टडी है, और इनके कंपोनेंट्स आप घर पे बदल सकते हो. With these kind of situations, Russian weapons always have some favor of Indian requirements. BrahMos missile उसने अपने से बनवा के दिया. It was not possible for India to develop a cruise missile.
ब्रह्मोस क्या है? क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ द मिसाइल सिस्टम, दो तरीके की मिसाइल होती है, एक होती है क्रूज, दूसरा है बैलिस्टिक। बैलिस्टिक ऊपर जाता है, फिर ग्रेविटी से फॉल करता है, इट डजंट कम ऑन इट्स ओन विद एनी फ्यूल। सो बैलिस्टिक मिसाइल्स यू सिंपली पुट इट इन सम स्पेस हाइट, and when it goes above, earth is anyway rotating, so when it take a sufficient height, and even if the earth rotates in relative to that for you can say 1 degree, when it will fall on earth, distance can be thousands of kilometers, you know. So when you put the missile in the sky, and sometimes the intercontinental ballistic missiles, they go quite up beyond, you can say, sometimes on the verge of Earth's gravity, उस सेंटर तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां से फॉल करते हैं। तो इसीलिए इतना ऊपर पहुंचा दोगे तो दुनिया में कहीं भी उनको गिरा सकते, कहीं भी गिरा सकते। लेकिन यू अंडरस्टैंड कि उतने ऊंचे से उस मिसाइल को कंट्रोल करना और सही जगह पे गिराना, इट्स अ ह्यूज टेक्नोलॉजी, इट्स अ ह्यूज टेक्नोलॉजी। अदरवाइज यू विल ट्राई टू पुट इट ऑन सम अदर कंट्री एंड इट विल फॉल ऑन योर ओन कंट्री। और स्मार्टनेस में यही होता है, क्योंकि उसमें कोई ड्राइवर तो है नहीं, एवरीथिंग इज सैटेलाइट प्रोग्राम्ड एंड एवरीथिंग। सो इंडिया लैक्स ICBM टेक्नोलॉजी, वी नो, क्योंकि उतनी दूर से मिसाइल प्रिसाइज कंट्रोल करना इज अ बिट टफ, एंड सो वी डोंट हैव अ वेरी वेरीफाइड और प्रूवन मिसाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया, दो वी हैव मीडियम रेंज मिसाइल्स एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। शॉर्ट रेंज वाला तो पृथ्वी 1, 2, 3, 4 आप जानते ही हो, राइट। और लॉन्ग रेंज वाला अग्नि एंड ऑल दोज थिंग्स 1, 2, 3, 4, तो स्टिल वी आर मेकिंग, एंड मे बी वी डोंट नीड देम, दैट्स व्हाई वी आर नॉट मेकिंग, बिकॉज बिना मतलब के हथियार खरीदने से झगड़ा ज्यादा होता है, ये भी हमने बात करी थी। एक्विजिशन ऑफ पावर डज नॉट ऑलवेज इंश्योर सिक्योरिटी। So cruise missile is the missile which goes on one point of the earth to other point of the earth, not because of the fall of the gravity, but दिवाली के रॉकेट की तरह अपने ईंधन से जाता है। It has fuel to go from one point to another. So naturally it doesn't take height. It means it goes very low on the earth's surface, very close to the earth's surface. And so when it is so close to earth's surface, it has more chances not to be caught with the radar of the enemy, because radar तो थोड़ा ऊपर की चीजों को पकड़ेगा। So cruise missiles are something which is very important, strategic thing for any army, navy and air force. So we lacked the cruise missile technology. Finally Russians said, let's make BrahMos together. So we made BrahMos together, and BrahMos is very successful cruise missile, but as per the international law, India cannot make a cruise missile more than the range of 300 kilometers. Now MTCR है, Missile Technology Control Regime Treaty, and since India is a non-NPT country, so they cannot get the technology from any country on the earth to make a cruise missile more than 300 kilometers. So BrahMos range is only 300. But now recently you must have heard India is making BrahMos 2, which will have range of 500 kilometers. It means हुआ क्या? रशियंस ने दिया, हमारे इंजीनियर्स ने सीखा, 10 साल ऑपरेट किया और समझ गए कैसे करना है, अब उसका अप्लाई करेंगे। That is the beauty. When your engineers and scientists are engaged in joint production of any high military technology, very soon you people will learn what that technology is. तो रशियंस क्या करते हैं? तुम उनसे बोलोगे सर हमको फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री प्लेन चाहिए, वी नीड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, FGFA कहते हैं। नाउ रफेल इज 4.5 जनरेशन, not 5th generation totally. 5th generation plane only US has in its air force.
So we need to make FGFA after 5-10 years. We need to induct them in the Indian Air Force. Now FGFA इंडिया के अकेले तो बस कभी है ही नहीं, ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि हम तो नॉर्मल प्लेन नहीं बनाते हैं, तो FGFA क्या बनाएंगे? 3rd जनरेशन प्लेन हम आज तक नहीं बना पाए, तो 5th जनरेशन प्लेन. Now Russians then agreed with India to make FGFA in joint development and production. यानी कि 50% पैसा तुम्हारा, 50% जहाज तुम्हारे, 50% साइंटिस्ट तुम्हारे. अब ये एक अजीब बात है और अच्छी बात है, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट क्रूशियल टेक्नोलॉजी विल बी रशियंस, एंड व्हेन इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम DRDO और वेयर एवर विल बी वर्किंग विद देम, they will sooner or later learn where they are lacking. रशियंस भी इस बात को जानते हैं. इसका मतलब है कि रशियंस that are not shy of either giving technology of India or sharing technology with India. और ये बहुत बड़ी बात है. अमेरिकन्स नेवर मेक एनीथिंग इन ज्वाइंट प्रोडक्शन. वो सीधे बोलते मेरे पास है तू ले ले, सीधी बात है. So there is huge difference. You cannot compare how Russian weapons come and how Americans weapons come. So therefore defense में joint development, joint production, joint operation kind of agreement which India and Russia has is of tremendous benefit for India's national security and defense. तो इसको भी हम रातों रात खत्म नहीं कर सकते. Just because America wants something, ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि हम रशियंस के इस पार्टनरशिप को, दोस्ती को टोटली हटने दें. एंड इफ देयर इज इमेज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इफ द थिंकिंग इन द मॉस्को दैट इंडिया हैज डिसाइसिवली टिल्टेड टुवर्ड्स US, तो ये हमारा काम है कि वहां पे जाके मॉस्को को बताएं कि सर टिल्टेड नहीं है, हम रिलेशनशिप चाइना के चलते बदल रहे हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे इंडिया रशिया रिलेशन has actually no zero-sum game situation with any other relation of the world. And for this, बोलने से तो होगा नहीं. You have to give them sufficient money or something, because only words is useless. शब्दों की कोई कीमत नहीं होती. So then when you say to Putin that we are the same India, then what proof you will give for that? We can't give them defense technology. We can't give them any critical technology. So whatever we can give them, we should give them. We can give them software if they need. We can give them pharmaceutical medicines if they need. But these are the private sector things. And when private sector things are in Russian market required, तो यूरोप वाले नहीं आके दे देंगे. इंडिया से क्यों जाएगा? और वैसे भी रशियंस डोंट बिलीव ऑन इंडियन मेडिसिन. रशियन और यूरोपियन लोगों का ज्यादातर मानना है अमेरिकन्स बिलीव ऑन इंडियन मेडिसिन, बट नॉट यूरोप. यूरोपियंस बिलीव इंडियन मेडिसिन आर फेक. And so there is a very less market capture by the Indian pharma, means generic companies in EU and Russian market. And Russia is a very big dawai ka market in the world, because Russians are one of the most unhealthy people in the world these days. There was a time when Russians were one of the most healthy, but they are one of the most unhealthy people in the world, in Europe at least. Because their psychological depression is very high among the Russian youth and population. Depression. And so many other problems crops up with that. ठीक है, वो रशिया जब सुपर पावर खत्म हुआ और रातों रात टूट गया, the shock which the Russian population got, still the Russian population has not come out of that shock of the loss of the super power status कि overnight. और लॉस पावर का नहीं था, लॉस इस बात का था कि the political leaders had lied to them
And from 1917 Lenin's revolution to 1991 disintegration of Soviet Union, क्योंकि जनरली इंडियन कंपनीज कैप्चर अराउंड 25 to 40% ऑफ द मार्केट वेयर एवर दे गो बिकॉज ऑफ आवर द जेनेरिक मेडिसिन एंड द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ दोज थिंग्स, बट नॉट इन रशिया, because the same thing they believe Indian medicines are not a good quality medicines, which is not true because Americans are very fond of Indian medicines, and the Food and Drug Agency of US always approves Indian medicines. Only then any generic medicine from Indian company can enter US market, So these things are there. So Russians' defense are very important. Another area is, of course, you can say, people still believe in the Russians, and Russians still believe in the India. And when India is growing, naturally people of Russia will expect कि हम उनका साथ दें जितना हो सकता है, because when we needed the most, they gave you whatever you needed, even without asking for the full payment in dollars or ruble then itself. Quote unquote, lost decade in India-Russia relations. Because then Russian president Boris Yeltsin, Boris Yeltsin, Boris Yeltsin followed Eurocentric policy. Europe, Eurocentric policy. That is, look west instead of look east. Next paragraph. When Putin became president, in year 2000, modern relation with Russia started. Both countries signed Strategic Partnership Agreement, SPA, which is now upgraded as Special and Privileged Strategic Partnership. Special and Privileged Strategic Partnership. India-Russia relations can be divided into following dimensions. ठीक है? Now we will write point wise. 1, 2, 3, 4. Number 1, energy cooperation. Which includes investment into each other, such as
ONGC having share in Russian oil fields, Sakhalin, Sakhalin. Recently, same point, recently, India agreed to purchase discounted oil from Russia despite Western pressure not to buy anything from Russia. Second point, nuclear energy cooperation. That includes nuclear power plants at Kudankulam, जगह का नाम है कुडानकुलम, तमिलनाडु, with full uranium support and joint development of critical nuclear technologies. Okay. So the one technology, enrichment process. You must have heard enrichment process. ठीक है, ये सारे शब्द बोलता हूँ क्योंकि जिनको नहीं पता है उनको इसका आभास होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है. It is not about anything challenging you, but whatever I say, if you don't know, it means you just need to realize how far you are behind what is needed to clear this exam. Enrichment process. But उसमें एक बड़ा एडवांस है, that is fast breeder reactor, FBR. And so we don't have that kind of technology. Prototype है हमारे पास, but with now Russians coming into the game, India will soon learn कि how to use 1 kg of uranium as input and get 1.2 kg of uranium after output. That's the best part of it. Fast breeder reactor. It gives you more than what it consumes. And that's the beauty. Once you achieve this kind of enrichment process plus FBR, then you will never lack uranium in your country. You know, because all this radioactivity and all those things are going. So it is very important, a cooperation which they give. Third point, space cooperation includes history of cooperation, means Aryabhatta, Rakesh Sharma in space, history of cooperation, comma, use of GLONASS, capital letters GLONASS, GLONASS, and cryogenic engines along with technical
and training assistance for Chandrayaan 1 and 2 and proposed Mangalyaan, means Mission Mars. मंगलयान, ठीक है। हाँ, गगनायन, बिल्कुल, चंद्रयान 2, गगनायन। गगनायन भी है एक, स्पेस में छोड़ना है अपने आदमी को। बिकॉज एन इंडियन मैन इनटू स्पेस एंड रिटर्निंग बैक, दैट विल बी ए ह्यूज ब्रेक थ्रू इन द टेक्नोलॉजी। भेजना तो बहुत आसान है, लौटाना मुश्किल है। अगर वन वे जर्नी कराना हो तो कोई दिक्कत नहीं, वी कैन एनी टाइम सेंड एनीवन इनटू द स्पेस, बट पॉइंट हियर इज हाउ टू ब्रिंग द पर्सन बैक। छोड़ना कोई कर सकता है, इवन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बोला जाए कि आदमी को स्पेस में छोड़ना है तो एनफ इंजीनियर्स वी हैव इन द रूडिमेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IIT, जो बीटेक बच्चे कर रहे होंगे वो इंसान को ऊपर भेज देंगे, लेकिन लौटा के लाना इज द बिगेस्ट चैलेंज, बिगेस्ट चैलेंज। भेजना बहुत इजी है, वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी, वी हैव ट्राइंग, बट इंसान को भेज के वापस लेना ये रिस्की बिजनेस है, और थोड़ी भी गलती हो गई तो यू नो मेनी पीपल डाई। नासा के भी कितने साइंटिस्ट मरे हैं वापस आते समय। कल्पना चावला इज सो फेमस फॉर दैट, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, and this was not the first disaster in the space. Many people have died earlier too, and all the space accidents happen when you return back, which is called re-entry. तो re-entry phase is very tough, तो उसमें भी सहायता करेगा, ठीक है। तो साइंस एंड टेक में ये स्पेस प्रोग्राम पूरा का पूरा आपके सिलेबस में है, तो स्पेस प्रोग्राम को, स्पेस सैटेलाइट्स को, ऑर्बिटल्स को, इन सबको बढ़िया से प्यार से पढ़ना है, और इंडिया की हिस्ट्री जितनी भी सैटेलाइट्स की है सब याद करना है, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, करते क्या हैं जाके, ठीक है, और व्हाट बेनिफिट्स डू यू हैव फ्रॉम दैट। नो, ईच एंड एवरीथिंग वी नीड टू नो इन ह्यूज डिटेल फॉर प्री एंड मेंस बोथ, राइट। सो स्पेस कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट, counter terrorism and intelligence sharing. Counter terrorism and intelligence sharing. So 2-3 lines in it. Both countries have faced insurgency and terrorism, and therefore share the intelligence and best practices. Therefore share intelligence and best practices for countering terror. Difference between insurgency and terrorism, डिफरेंस है, बहुत है। इंसर्जेंसी की हिंदी क्या होती है? घुसपैठ। घुसपैठ की इंग्लिश क्या होती है? अरे इतने युवा बैठे हैं क्लास में विद सो मच ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस, कॉलेजेस कितने बड़े बड़े अटेंड करे हैं आप लोगों ने, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंसर्जेंसी मतलब उग्रवाद, टेररिज्म माने आतंकवाद।
उग्र होने और आतंकी होने में अंतर है। उग्र मने द पीपल हु आर एंग्री विद द गवर्नमेंट बट दे आर नॉट हैविंग द एम टू एंड द गवर्नमेंट, पहली चीज। सो एनी इंसर्जेंट एजेंसी और द ग्रुप which in northeast is generally called undergrounds, UGs. They are people not having any particular ideology of nationalism, anti-nationalism or communism or कुछ भी नहीं. They have a particular local issue to solve. Though they demand a separation from India, but they totally are not against any kind of destruction of India or end of India as their political goal. So insurgency is based on some emotional cultural issue. इसलिए भले ही वो सारे काम वो करते हैं जो एक टेररिस्ट करता हो, but they are considered differently, more leniently, and the chances of political negotiation there is much higher than in terrorism. So who is a terrorist? Terrorist has no issue. They have agenda. Agenda is that capture IC-814 and release 3 terrorists from the jail. ये issue नहीं है, agenda है. So terrorist is the group who definitely uses violence to fulfill some political goals. Insurgency में political goal होना जरूरी नहीं है. तो टेररिज्म का कोई आइडियोलॉजी नहीं होता, उनका बस एक उद्देश्य होता है, पैसे कमाना या अपने दोस्तों को छुड़ाना या टू क्रिएट फियर या टू असैसिनेट प्राइम मिनिस्टर. तो पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉलिटिकल एजेंडा होता है एंड सो वायलेंस इज देयर प्राइमरी एक्टिविटी. और टेररिज्म का बेस है जनता को डराना, सरकार को झुकाना कि हमारी बात मान जाओ. बट इंसर्जेंसी मे नॉट बी डूइंग द सेम थिंग, दो दे मे ऑल्सो डू द सेम थिंग. राइट. देन कम्स द थर्ड वन, नक्सलिज्म. सो नक्सल्स आर आइडियोलॉजिकल इंसर्जेंट्स, यानी कि ऐसा इंसर्जेंसी ग्रुप जिसका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अपना आइडियोलॉजी हो, दे विल बी कॉल्ड नक्सल्स. सो एंटी नक्सल, इसीलिए नक्सलियों को हम एंटी टेरर लॉ में गिरफ्तार नहीं करते. नॉर्थ ईस्ट में जो पकड़े जाते हैं नए बच्चे बच्चियां आंसर यूजी में अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में, वी डोंट अरेस्ट देम अंडर यूएपीए. व्हेन वी अरेस्ट अ टेररिस्ट ओनली देन वी यूज यूएपीए. नक्सल्स आर नॉट, बिकॉज नक्सल्स को हम टेररिस्ट घोषित कर देंगे तो फिर हमारा पूरा एजेंडा फेल हो जाएगा. दो वी हैव सीआरपीएफ किलिंग नक्सल कमांडर्स, बट आम जो नक्सल कैडर है उसके खिलाफ हमारा एक पैसे का कोई एजेंडा नहीं है. वी बिलीव एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि दे आर मिसगाइडेड यूथ. हम उनको दुश्मन या अपराधी की तरह सोचना ही नहीं चाहते. बट व्हेन इट इज अबाउट टेररिज्म, then it is very clear, kill them or arrest them or whatever. तो बहुत minute difference है, but clear difference है in the Ministry of Home Affairs. People who deal with anti-insurgency, anti-naxal and anti-terror. Anti-terror. ठीक है, चलो back to again our own agenda for today. So then they have anti. Then next one, economic cooperation. At present bilateral trade is just above $10 billion annually.
$10 billion annually, which is only 1% of Russian import, which is only 1% of Russian import from India, and 0.5% of Indian export, India's total export to Russia. It means both countries have huge potential for upgrading economic cooperation. In 2019, in 20th India-Russia summit, 20th India-Russia summit, both countries decided to increase annual trade to $25 billion $25 billion by 2030. Major export from India is pharmaceuticals, and major imports from Russia after defense import, डिफेंस तो नंबर 1 पे है ही, आफ्टर डिफेंस इंपोर्ट is gems and jewelry, heavy machinery, and medical equipments. मेडिकल इक्विपमेंट्स, कुल मिला के ट्रेड बहुत कम है, बढ़ने के कोई चांस नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जाने का रास्ता नहीं है. वी डोंट हैव एनी वे टू गो टू रशियंस. इफ यू वांट टू गो टू रशिया then you have to go all the way crossing the entire Europe, and either through English Channel crossing Norway and then you reach Russians, or you can go to the Black Sea which they have, but that area is again very volatile and not fit for trading companies these days. So कोई fit route नहीं मिलता है वहाँ से जाने आने का, and road and railway वाला route है नहीं, because Pakistan will not allow India to go through its territory. Then only way out is Iran. But then ईरान से फिर रशिया पहुंचना is a huge project which has geopolitical consequences. So Americans are not happy India pursuing this route, but India has to pursue this route, right? Okay, next heading. Next heading is challenges in India-Russia relations. Challenges. We will write again point wise, smaller points. Number 1, Russian dependent on China. Russian dependence on China. Creating a virtual alliance
virtual alliance. Second, Ukrainian crisis has potential to make Indian foreign policy more difficult because of prolonged war. If Russia wins, Indian stand will be vindicated. If Russia wins, Indian stand will be vindicated. Next, lack of transport route from Russia and delay in operationalization of this one INSTC, North-South International North-South Transport Corridor, operationalization of INSTC, which will be ship, road and rail integrated transport line from Mumbai to Russia, via Iran and Central Asia. Next, proposed American sanction under CAATSA. ये अमेरिका का लॉ है. Proposed American sanction under CAATSA. If India clears the payment to Russia, for S-400 missile defense system, Next, defense purchase diversification. By India has reduced the Russian share in India's defense import from 68% in 2017 to 68% in 2017 to 46% in 2022. नो अभी डेटा आता है सिप्री, SIPRI नाम सुना, एक संगठन है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो वही दुनिया का एनुअल डेटा देता है.
कि हु इज डूइंग व्हाट इन डिफेंस एंड परचेज एंड पीस. सो उसका डेटा अभी आया 1 महीने पहले. एंड सो इंडिया इज स्टिल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर. दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियार हम खरीदते हैं, ठीक है. बट द परसेंटेज ऑफ रशियन रोल इन दैट इज डिक्लाइनिंग. और पुतिन साहब को ये दिख रहा होगा. एंड सो ही विल ऑल्सो डाइवर्सिफाई हिज एक्सपोर्ट. इफ यू आर डाइवर्सिफाइंग योर इम्पोर्ट, he may diversify his export because he can sell his weapons to anyone who is ready to purchase. अगर पाकिस्तान को बेच दिया तो सबसे बड़ा इश्यू यही है. Whatever Russians sell to China, they sell to us. Means Chinese defense का जो मेन स्टे है वो मोर और लेस सेम वेपन्स हैं जो इंडिया में हैं, because both are based on Russians origin technology or weaponry. But Pakistani weapon is based on America. उसको तो अमेरिका से मिला है. But if tomorrow Pakistan starts purchasing and Putin starts giving the same set of weapons which India has, then it will be a quite, you can say, a challenge or setback for India. तो वो एक डर है कि डाइवर्सिफिकेशन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. और पुतिन पहली बार पाकिस्तान की यात्रा की है. फॉर द फर्स्ट टाइम एनी प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस विजिटेड पाकिस्तान. एंड सो द पुतिन्स विजिट, ऑफ कोर्स बिफोर यूक्रेन वॉर, टू पाकिस्तान is a simple and clear indication to India and the West that entire this Middle East, Central Asia geopolitics is on the verge of realignment. अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान रशिया को ज्वाइन कर ले. अमेरिका का प्राइमरी गोल ये होगा, क्योंकि 2 रीजन है इसके पीछे. नंबर 1, दैट दे नो दैट दे कैन ऑलवेज कंट्रोल पाकिस्तान. वो कहीं भी रहे, अमेरिकन्स आर कॉन्फिडेंट एंड दे नो हाउ टू कंट्रोल पाकिस्तान. उनको चाहिए पैसा और वहां के जनरल को $2-4 मिलियन दो स्विस बैंक में. ऑलवेज पाकिस्तान इज देयर रेडी टू पे एनीथिंग फॉर यू, डू एनीथिंग फॉर यू. दैट इज वेरी इजी. बट इफ द पाकिस्तान एंड रशियन ओपनली गोज इनटू अलायंस और नेक्सस और मिलिट्री एग्रीमेंट, देन इंडिया विल हैव नो ऑप्शन बट टू गो टू अमेरिका. तो अमेरिकन इंटरेस्ट में ये अब नहीं है कि पाकिस्तान शुड नॉट ज्वाइन रशियंस, बिकॉज इफ दे वांट, लेट देम. बिकॉज इन द ग्रेट गेम, पाकिस्तान एज द स्मॉल प्लेयर इन रशियन फॉरेन पॉलिसी रेडर इज यूजलेस. और पाकिस्तान जब अपने को यूज कराने वाला देश बना ही चुका है, they have declared themselves as the country to be used if you want to pay them money, then Americans will always have sufficient money to pay to the Pakistani generals and prime ministers. So that is not their worry. So India has to be very cautious here and make a region with Mr. Putin that he should not think or do anything like that. And again the same thing, बोलने से तो कुछ होता नहीं. So we have to please Mr. Putin that India is equally and seriously interested and engaged with Russians, and for that you have to increase your engagement, means more investment, more purchase from Russians, more dollar payment to Russians. This is what is required, and India must therefore balance its strategic autonomy. क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते भाई, सिंपली छोड़ नहीं सकते. और यही IR है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड. एवरीथिंग इज बैलेंसिंग एवरीथिंग एल्स, एंड बैलेंसिंग एवरीथिंग एट द सेम टाइम इज कॉल्ड जगलरी ऑफ अ डिप्लोमैट. डिप्लोमैट इज अ जगलर, यू नो, जो 3 बॉल को ऐसे ऐसे लेके करते हैं ना, दैट्स व्हाट डिप्लोमेसी मीन्स. 1 बॉल इज ऑलवेज इन द एयर, वो कभी भी गिर सकता है. But at least you should have 2 in the hand and never let the 3rd ball which is in the air know that they may fall. Before they fall, you have to catch them again.
And this is the way diplomacy is run, by fulfilling 3-4 contradictory goals together, but 1 or 2 ball will always be in the air. And the balls in the air will never have faith in you. Never have faith in you, because you have left them. Ball in the air is always in problem, they may fall. So therefore, this is jugglery of a diplomat. That's how the whole thing is played in international politics. And this jugglery requires lots of money, brain, history, and a good diplomats, whoever are available in your country to fulfill this politics. So what after Ukraine? अब क्या? यूक्रेन हो गया तो अब क्या करना है? कुछ नया नहीं करना है, वही करना है जो कर रहे थे. लड़ने दो उनको, हमसे मतलब नहीं है. डायरेक्टली हमें इंगेज नहीं होना. एट द सेम टाइम वी नो वेरी वेल कि इफ रशियंस डोंट विन यूक्रेन, यूक्रेन विल नेवर बी योर फ्रेंड. एट लीस्ट वन थिंग इज श्योर. One thing is sure, that Ukraine more or less will always remember that India has not politically, morally supported them. But they have also not supported us. यूक्रेन भी प्रो पाकिस्तान रहा है पिछले 20 साल से, कारगिल हो चाहे कोई भी हो. हमेशा से यूक्रेन has been pro Pakistan openly. So when Ukraine is pro Pakistan, then India has paid a clear revenge to them and tell them their place, that you can't expect suddenly a good positioning from India. When you had the chance, you could not do anything. So maybe Zelensky, if Russians don't win, will prevail with the rationality and try to balance relations with India. But let's see. But that is not the issue. Issue is, for Indian diplomacy, it is necessary 2 things for Ukraine war. Number 1, जल्दी खत्म हो, और दूसरा, पुतिन जीत जाए. हमारे लिए ये 2 चीज बहुत जरूरी है. 2 चीज बहुत जरूरी है. Though the first thing we officially say that war should end as soon as possible with the direct negotiation, between these 2 countries, and second, with Putin should win, that what we can never say. We can never say. Because if the war is stalemate or continues for 3, 4, 5 years, which may be the scene, then it is bad for the whole world. Bad for the whole world. Right? Because war has stagnated the global economy. And whenever Chinese economy में stagnation आता है, कोविड जैसे, कि चाइना में कोविड अभी बहुत तेजी से चला, 6 महीने, अभी भी फिर से चल रहा है. So global economy is in slowdown. और जब चाइना का कोविड ठीक हो जाएगा तो वॉर भी रुक सकता है. पूरा चांस है कि वंस चाइनीज स्टार्ट देयर रिकवरी पाथ, वॉर विल एंड. So there are many theories that the Ukraine war is basically sponsored by China, and Putin has no option but to sponsor the war. Because when Chinese economy और Xi Jinping's position, क्योंकि अभी Xi Jinping का इलेक्शन भी होने वाला है ना, री इलेक्शन. वो इलेक्शन तो क्या होता है, मतलब जो भी होता है उसको इलेक्शन कहते हैं वो लोग. So until then, it is quite possible that Xi Jinping will not like the world to be stable, because unstable world and crisis here and there will be maybe used by Xi Jinping to persuade the standing party कि अभी अच्छा समय नहीं है मेरा अपोज करने का, तो मुझे 5 साल 6 साल का टेन्योर और दे दो. So crisis is always requiring a strong and stable leader, and so creating crisis globally may be beneficial to Xi Jinping. May be beneficial. So then this can also be the chance कि Ukraine and Putin and all these things are just an eye wash. अमेरिका जो आज तक करता रहा है वही अब पुतिन साहब जी जिनपिंग कर रहे हैं to save his kursi. And once he is reappointed for the next term after the Communist Party of China Standing Committee and People's Congress vote for him, then maybe after 2-3 months after that, the world economy and world politics will stabilize. War may end. War may end. So let's see. I mean, we don't know. We don't know.
ठीक है, बट इतना तो तय है कि ग्लोबल इकोनॉमी इज इन मेस. Inflation in Europe, America, Japan is highest in last 20, 30, 40 years period. 40 years period. Every currency of the world is going depreciation against the dollar. India is no exception. You know, Turkish currency is the biggest depreciating currency. So the Japanese yen, Chinese renminbi, or euro or pound, every currency, even the Eurasian UAE dinar, everything is going down. So is the Indian currency, which is not good news for Americans as well. So they are controlling their inflation, and in the process they are controlling the financial market of the whole world, which is stagnating everything. और जब ये क्रिटिकल कंपोनेंट और ग्लोबल सप्लाई और कोविड वाला असर कम हो रहा था, तो यूक्रेन वॉर हैज क्रिएटेड अनदर थिंग. इट मीन्स समहाउ समथिंग इज वर्किंग बिहाइंड which does not want the world prices and global financial system to come back to the track. और ये वॉर, ये ग्लोबल इकोनॉमी का ट्रांजैक्शन इतना बड़ा है, which is annually more than you can say $1,000 trillion, that you cannot imagine the financial market actually being manipulated, or maybe that is one of the reasons behind every war and instability in the world politics. तो जो दिखता है वो होता नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, but these are the theories which only time can prove, right? But these were the general thing which as a student we should keep in mind with Russians. Okay, so let's stop today, meet tomorrow.